मैक्सवेल के चार इक्वेशंस हैं। चार इक्वेशंस में जो पहली इक्वेशन है वो डिपेंडेंट है विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस के नियम पर। ये मैक्सवेल ने इन सभी चारों नियमों के लिए अवकलन और समाकलन अलग अलग रूपों में सभी इक्वेशंस को डिफाइन किया है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस के नियम को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ में टोटल आवेश वो Q है और इससे जो निर्गत फ्लक्स होता है तो उसके लिए गॉस का नियम ये कहता है कि किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस पर आवेश Q और उसकी विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ना यदि इस पूरे को प्रश्न मान के एक आयतन माने तो आयतन अल्पांश के लिए हमने ये लिया, आयतन अल्पांश के लिए एकांक आयतन पर जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व है वो रो यदि हम मान लेते हैं तो रो अपन मान लेते हैं तो देखते हैं कि Q इक्वल टू रो इंटू इसका आयतन समाकलन। इससे हमें पूरे Q की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो फाई इक्वल टू हमारे पास जो आता है फाई पुटिंग 2 इन 1 हमारे पास हमें रिजल्ट प्राप्त होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dV अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 3। परंतु ये यहां खत्म नहीं होता। अब हम चलते हैं सदिश क्षेत्र से निर्गत फ्लक्स पर, किसी एकांक क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स पर, तो हमें विद्युत क्षेत्र के कारण जो फ्लक्स प्राप्त होता है ये हमारे आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स था। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो हमें फ्लक्स प्राप्त हो रहा है वो किस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त होने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू उस क्षेत्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, उस क्षेत्रफल में जो विद्युत क्षेत्र है वो और उसका पृष्ठ समाकलन, यानी विद्युत क्षेत्र और उसके पृष्ठ समाकलन के तुल्य उस एकांक क्षेत्रफल से, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स होता है। एक तो फ्लक्स वो जो किसी आवेश के कारण हमें आयतन अल्पांश में प्राप्त हुआ और दूसरा फ्लक्स वो जो उस पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके कारण हमें प्राप्त हुआ। ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एज सेम है तो वी कैन सी दिस इक्वेशन नंबर इज 4 इक्वलेटिंग 3 एंड 4। तीनों चार को हम बराबर कर देते हैं। बराबर करते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रो dV अपॉन 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। सरफेस इंटीग्रल है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब हमें इस सरफेस इंटीग्रल को डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा आयतन समाकलन में बदलना है। तो इन राइट हैंड साइड we change surface integral into divergence या वॉल्यूम इंटीग्रल। देन अब आयतन समाकलन की परिभाषा से हमें पता है कि किसी भी सदिश का जिसका पृष्ठ समाकलन हम लोग निकाल रहे हैं ए डॉट ds, ये जो इसका जो आयतन समाकलन होता है वो
डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी होता है। तो इसे यहां अप्लाई करते हैं, इसे अप्लाई करेंगे तो हमें हमारे पास जो इसका रिजल्ट मिला सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस ई डॉट ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाई ऑफ ई वेक्टर dv। ओके, इसको हम इसकी जगह रिप्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 5 by replacing 5 into 4 we can see that surface volume integral of E divergence of E dv equal to volume integral of आवेश घनत्व का आयतन समाकलन अपॉन आत्म। यह हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हुई और ये इक्वेशन नंबर 6 जो हमें मिली है यह गाउस के प्रथम नियम का समाकलन रूप इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए, अवकलन में चेंज करने के लिए दोनों तरफ से जो इंटीग्रेशन साइंस है वो हटा देते हैं, इंटीग्रेशन हटा देते हैं। तो हमारे पास बचता है डाई ऑफ ई इक्वल टू आवेश घनत्व बटा इक्वेशन नंबर 7 इट इज derivative form of first Maxwell equation। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में है मैक्सवेल का द्वितीयक समीकरण जो है वो ये है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। अब मैक्सवेल क्या कहता है? मैक्सवेल कहता है कि स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव का किसी भी चुंबक में पार्शियली जो नॉर्थ पोल है उसका अस्तित्व नहीं होगा। यानी किसी भी पृष्ठ से, देखिए यदि अगर स्वतंत्र पोल नहीं होगा तो अपन यूनिट पोल नहीं ले पाएंगे, तो किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से निकलने वाली सभी तरंगों का बीजगणितीय योग शून्य होगा, सभी बल रेखाओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। दिस मीन्स टू से कि फाई बी इक्वल टू 0, यानी किसी भी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए शून्य होता है, 0 होता है। फाई बी इक्वल टू 0। ये फाई बी रिलेटेड होता है उसके, ये फाई बी 0 है, इसका मतलब इससे जो निकलने वाला पृष्ठ आवेश घनत्व है, चुंबकीय पृष्ठ आवेश घनत्व है वो 0 होगा। यानी इन सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds इक्वल टू 0। सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds इक्वल टू 0। यहां 0 है। अब इसे हम चेंज करते हैं गाउस की डाइवर्जेंस करने लगाते हैं, तो गाउस की डाइवर्जेंस करने पे लगाने पे हम लोग देख सकते हैं वो इनोवेशन फॉलो करेंगे कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी
हम इसे सरफेस इंटीग्रल से डाइवर्जेंस इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन इजीली सी दैट बिकॉज ऑफ surface integral of a magnetic field is 0, then the volume integral of magnetic field B is also 0. So B divergence of B dV equal to 0. ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम का समाकलन रूप है। समाकलन रूप है। यदि इसका समाकलन रूप हटा दें तो हमारे पास बचेगा डाइन P इक्वल टू 0, जो हमारे पास इसका अवकलन हो। डाई बी इक्वल टू 0। ये आगे तो ये 3 और ये नंबर 4, जहां 4 नंबर गाउस के नियम का अवकलन होगा। फैराडे का चुंबकीय परिवहन का नियम, जो कि मैक्सवेल का तीसरा नियम है। तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि मान लो कोई क्लोज्ड सर्किट है। इस सर्किट में फ्लक्स परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। तो वो विद्युत वाहक बल फैराडे का नियम कहता है माइनस डेल अपॉन डेल्टा टी फाई, यानी जैसे जैसे इस फ्लक्स में समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा, इस बंद पथ से एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और इसकी दिशा इस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। परंतु किसी बंद पथ से निर्गत चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, किसी बंद पथ से निर्गत जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू ds। ये हमारे पास किसी बंद पथ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स है और ये उस फ्लक्स परिवर्तन के कारण उस परिपथ में विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हो रहा है उसकी इक्वेशन है। तो समीकरण नंबर 2 को एक में रखने पर, तो एक में रखने के तो हमारे पास जो विद्युत वाहक बल है वो विद्युत वाहक बल आया माइनस डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds। बिकॉज इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, सरफेस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं। यदि अगर वो रेगुलर हो तो उनके इंटरचेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि अगर ऐसा है तो मैं इसको इससे चेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल अपॉन डेल्टा टी फाई डी ds, यानी t समय में जो फ्लक्स परिवर्तन है उसका इस पृष्ठ समाकलन, उसका पृष्ठ समाकलन निकाले तो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देख सकते हैं कि किसी भी इसका विद्युत वाहक बल जो होता है वो उसके विद्युत क्षेत्र से संबंधित किस प्रकार होता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई, इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखते हैं कि किसी एकांक आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस
से प्रेस के ऊपर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है V इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E dl, बिकॉज ये क्लोज्ड कर्व है और इसका लाइन इंटीग्रल है वो C है। अब पहले से हमें विद्युत वाहक बल मिल रहा है उसके फ्लक्स में परिवर्तन की दर का पृष्ठ समाकलन, और दूसरे से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें विद्युत वाहक बल मिल रहा है कि उस पथ पर इसका लाइन इंटीग्रल जो होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोनों ही विद्युत वाहक बल के लिए है, तो इन दोनों इक्वेशनों को बराबर करने पर इंटीग्रेशन ऑफ C A डॉट dl इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S del upon del d phi d ds। अब इस लाइन इंटीग्रल को हम स्टोक्स की कर्व प्रमेय लगा करके कर्व में चेंज करते हैं, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने पर ये हमें प्राप्त होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्व E ds इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल अपॉन डेल्टा t phi b ds। यहां हमने क्या किया, बाय यूजिंग स्टोक्स कर्व, मैं यहां से नीचे लिख देता हूं साइड में, by using Stokes curve theorem। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 6 इसका समाकलन रूप है। ये इक्वेशन नंबर 6 मैक्सवेल के तृतीय नियम का समाकलन रूप है। इक्वेशन नंबर 6 तृतीय नियम का समाकलन रूप है। हम देख सकते हैं दोनों तरफ ही सरफेस इंटीग्रल है। जब दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल कैंसिल करने पर यू कैन सी दैट कर्व ऑफ E इक्वल टू माइनस डेल phi b अपॉन डेल्टा t। ये इक्वेशन नंबर 7 हमें मिली है। ये इक्वेशन नंबर 7 हमें मिली है। ये इक्वेशन नंबर 7 तृतीय नियम का अवकलन रूप हमें प्राप्त हुआ है। ये मैक्सवेल इक्वेशन का हमें तृतीय नियम का थर्ड लॉ का अवकलन रूप मिला है।